ओके दोस्तों, एक बार फिर से इसको शुरू कर देते हैं। तो हाँ, एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज दोनों ध्यान रखिएगा, मेरा ये कहना है। अब हम क्विकली इसमें, मैं आपका समय क्यों बहुत ज़्यादा नहीं इसमें चाहता हूँ इन्वेस्ट करना, क्योंकि अभी जब प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत इंटेंसिव जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं वो मालूम होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैं ज़्यादा आपको इसमें नहीं रगड़ रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ। इतना काफ़ी है जितना हमने पढ़ा है, तो आइडिया आ जाएगा, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब अगर जो देखा जाए, बाकी क्रॉप्स की बात की जाए तो उसमें मैं ज्वार बाजरा रागी, जिन्हें मिलेट्स कहा जाता है, ठीक है, मिलेट्स बोलते हैं इनको। ज्वार बाजरा रागी का विशेष ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से दो चीजें। एक कि ये टोटल कितना बोए हुए हैं परसेंटेज ऑफ एरिया में, और दूसरा कि किस तरह के, कहाँ कहाँ ये बोए जाते हैं, किस तरह की मिट्टी में बोए जाते हैं, ये थोड़ा आइडिया रहना चाहिए आपको। जैसे ज्वार है, एक एग्जांपल ले लीजिए ज्वार का। इसके लिए मैंने ये नहीं बनाया है चार्ट, क्योंकि बहुत छोटे छोटे हैं, और इसलिए आप होमवर्क के तौर पर इसको देख लीजिएगा। 5% के करीब, 5.3% कह लीजिए टू बी वेरी प्रिसाइज, 5% के करीब एरिया में ज्वार बोया जाता है। ठीक है, टोटल क्रॉप एरिया का 5% में है। जो ज्वार बाजरा रागी तीनों ही है, इनको कोर्स ग्रेन्स कहा जाता है, थोड़ा मोटे अनाज है कि नहीं। लेकिन उनका फायदा क्या है, मोटे अनाज तो है, लेकिन उनका एडवांटेज क्या है कि वो हाईली डाइजेस्टेबल होते हैं, आसानी से पच जाते हैं, बहुत आसानी से, और न्यूट्रिशियस वैल्यू भी उनकी अच्छी होती है। आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये सब में खूब प्रचुर होते हैं, अच्छा से पाया जाता है, इसलिए ये न्यूट्रिशियस क्रॉप्स होते हैं, न्यूट्रिसीरियल्स होते हैं ये। दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि ज्वार की जैसे बात कर लें तो इससे सिंचाई के साधनों की आवश्यकता उतनी उतनी क्या नहीं ही पड़ती है, बिना सिंचाई संसाधन के भी ये उग जाते हैं। ठीक है, जितना भी, इसीलिए ड्राई पार्ट जो पेनिनसुला का है, अगर ज्वार का मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास कहीं पे है ज्वार प्रोड्यूसिंग एरियाज, अगर देखिए, एक मिनट, बिल्कुल से तो आपने कहीं, हाँ, ज्वार स्टेट्स अगर हम देखने को बैठे हैं, ये देखिए, हरे रंग का जो है वो समझिए कि ये बात हो रही है कि प्रोडक्शन कितना किसका ज्यादा है। तो देखिए, महाराष्ट्र के जो जो जितना भी छाया प्रदेश होगा ना, जितना भी नीचे का छाया प्रदेश है जो सूखा है थोड़ा, बस उसमें उनकी खूब अच्छे से पैदावार होती है। तो मैप्स के सहारे आप इसको याद कर लीजिएगा, और जहाँ पर जो है सिंचाई के संसाधनों की कमी हो, छाया प्रदेश हो, ऐसे स्थानों पे खूब अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, और इसलिए इनकी पैदावार भी अच्छी होती है, कम लागत होती है, न्यूट्रिशियस होते हैं वो अलग, ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, ज्वार की बात होगी, ज्वार के बारे में आपको क्या बता दूं कि एक और खास बात है, ऑब्वियसली क्योंकि ये पूरे एक्सपेंस में फैले हुए हैं, तो ये खरीफ और रबी दोनों की ही तरह उग सकता है, उगाया जा सकता है, पानी का की उतनी समस्या है नहीं इसको, तो खरीफ और रबी में ये दोनों तरह की वैरायटीज जो है उसमें उगाई जा सकती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखने वाली है कि ज्वार में 16 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, 16 से ऊपर होना चाहिए, एक स्पेशल पॉइंट है इसका, इसलिए मैं बता रहा हूँ सर। सॉइल का कोई बहुत ज्यादा कंपल्सन नहीं है, अलग अलग तरह की सॉइल्स पे उग जाता है, लेकिन जो काली और दोमट मिट्टी, काली मिट्टी और दोमट मिट्टी का मिक्सचर मिल जाए तो ये इसके लिए सबसे अच्छा है, सबसे बढ़िया इसके लिए। ठीक है, इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद आपको सिर्फ वही ध्यान रखता है, खेत और तैयार करने की इसको जरूरत नहीं पड़ती, बहुत हार्डी क्रॉप है और उग जाया करती है। क्या ध्यान रखना है फिर ज्वार में, ज्वार में सबसे इंपॉर्टेंट बातें तीन चार क्या ध्यान रखनी है कि भाई 16 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, रबी खरीफ दोनों उग जाता है। नंबर तीन, किसी तरह के स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, इसको कैसे भी खेत में उग जाएगा। नंबर चार, काली और दोमट मिट्टी का मिक्सचर हो तो बहुत ही अच्छा है भाई, सबसे बढ़िया होता है, और सिंचाई के संसाधनों की इसको आवश्यकता नहीं पड़ती है। कोर्स ग्रेन्स में मोटे अनाज में आता है, लेकिन बहुत न्यूट्रिशियस होता है। अब इसके बाद क्या जानना है सिर्फ कि कौन सा स्टेट नंबर 1 2 3 है, और पिछले सालों में ज्वार में बढ़ोतरी आई है कि घटोतरी आई। लगभग 5.3% एरिया में इंडिया के ग्रो हुआ होता है, दैट्स ऑल। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे 5 6 पैक्स। इसी प्रकार अगर मैं बाजरा पे आपको ले जाऊं, तो बाजरा तो सुनते ही आपको ध्यान आ जाना चाहिए सटाक से कि बाजरा जैसे ही आवे वैसे समझिए कि राजस्थान की तरफ की बात हो रही है। ठीक है, तो राजस्थान का जो पार्ट है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट और गुजरात के कुछ पार्ट्स, यहाँ पे बाजरा जो है उगाया जाता है। उगाया ही नहीं जाता है, यहाँ की ये मुख्य फसल है एक्चुअली, सच पूछिए तो, है ना, स्टेपल फूड है यहाँ का। तो एक खरीफ, ये खरीफ की फसल है, आप जानते ही होंगे, खरीफ की फसल है, और बहुत शॉर्ट सीजन में हो जाती है, ये इसकी खास बात है।
और अकेले ही नहीं, ये कॉटन के साथ, ज्वार के साथ, ज्वार बाजरा साथ में ही बोला जाता है ना, आपने सुना होगा ज्वार बाजरा एक साथ में बोला जाता है। तो ये मिक्स क्रॉप के तौर पे भी उगाई जाती है, ध्यान रखिएगा कि जो है वो रागी हो गया, ज्वार हो गया, कॉटन, इनके साथ साथ बोके में इंटर क्रॉपिंग, सॉरी मिक्स्ड क्रॉपिंग भी इसकी की जाती है। ठीक है, इसमें भी वही बात है ज्वार के ही जैसा कि इसको भी सिंचाई के संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा कह लीजिए कि सैंडी, बलुई मिट्टी हो, बलुई दोमट हो, उसमें भी ये चल जाता है। अब आप समझ ही सकते हैं कि अगर उत्तर पश्चिमी राजस्थान के इलाकों की बात की जा रही है तो वहाँ कैसी मिट्टी होगी। तो इस तरह की मिट्टी अगर है कोई, जैसे वहां पर काली और दोमट का था, वैसे ही बाजरे में क्या है कि सैंडी लोम्स अगर हो तो अच्छे से उग जाता है, काली मिट्टी में भी उग जाता है, ऐसा नहीं है, इसलिए जो है वो कॉटन के साथ तभी तो ग्रो कर पाएगा। मैंने बोला आपको कि क्या है कि आप रीडिंग बिटवीन द लाइंस भी समझना शुरू करिए आप। अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि ये अकेले भी उग सकता है और कॉटन के साथ भी इसको उगाया जा सकता है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये काली मिट्टी में भी उग जाएगा। मुख्य चीज क्या है बाजरे की कि इसको सिंचाई के संसाधनों की इसको भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और जनरली जून जुलाई में इसको जो है बो दीजिए तो सितंबर अक्टूबर तक आप इसे काट सकते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात वगैरह जो, अब आपको वही देख लेना, आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही कि नंबर 1 2 3 कौन है भाई। ठीक है, इंडिया में नंबर 1 2 3 कौन है, एरिया वाइज और प्रोडक्शन वाइज कौन है, जान लिया आपने। और उसके बाद क्या जान लेना है सीधे कि पिछले 3 साल में इसके प्रोडक्शन में, 2 साल में, 3 साल में क्या ट्रेंड है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, रागी के बारे में कहें तो रागी जो है वो बहुत ही सूखा ड्रायर पार्ट्स में जो है वो उगता है, साउथ इंडिया के ड्राई फार्मिंग जहाँ पर होती है ना वहाँ पे एक्चुअली उगता है। ठीक है, और ये वन ऑफ द हार्डिएस्ट क्रॉप्स मानी जाती है, किसी भी कंडीशन में जो है अच्छे उग जाने की इसका इसमें सामर्थ्य होता है, रागी, जो रागी जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि सूखा, सूखा पड़ जाए, थोड़ा बहुत सूखा हो जाए तो उसे भी ये बर्दाश्त कर ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट फसल है ना। अगर सूखा क्षेत्रों के लिए कितनी महत्वपूर्ण फसल है, कौन सा ऐसी फसल है जो सूखे में हो पाती, तो इसलिए। और उसके बाद न्यूट्रिशन भी दे दे, हाईली न्यूट्रिशियस होता है, ध्यान रखिएगा इसको। और जितने भी मिलेट्स हैं ना, ज्वार बाजरा, इतना इतना जो हम बात बात कर रहे हैं, अगर यील्ड की बात की जाए तो रागी जो है वो सबसे ज्यादा यील्डिंग है, मतलब कम कम एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली रागी की फसल जो होती है। तो इसलिए आप समझिए कि हमारे जैसे, आपके जैसे जो गरीबों का अनाज है, मतलब जो गरीब खेतिहर किसान है, सूखे क्षेत्रों वाले, उनका ये सबसे महत्वपूर्ण अनाज हो जाता है। और ये खरीफ की फसल है, बिल्कुल सही है। वेरी करता है क्योंकि ये हार्डी क्रॉप है, इसलिए इसको मई से लेकर अगस्त के बीच, अलग अलग क्षेत्रों में भारत के मई से अगस्त के बीच में बोया जाता है, और सितंबर से जनवरी तक काट लिया जाता है। इस प्रकार ये बहुत हार्डी क्रॉप है। कर्नाटक कह लीजिए, कर्नाटक का कर्नाटक और तमिलनाडु जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, देख लीजिए कर्नाटक जो है उसमें सबसे आगे है। और ये जितना भी एरिया होगा छाया प्रदेश वाला, ठीक है, छाया प्रदेश सूखा वाला, उसमें रागी की फसल जो है वो उगती है अच्छे से। तो रागी के बारे में, तो ज्वार बाजरा रागी, इनका तीनों का आपस में जो है कंपैरिजन किया जाए तो क्या पाएंगे आप कि भाई 5% क्रॉप एरिया में ज्वार उगता है अगर, तो सबसे ज्यादा तो ज्वार ही है। उसके बाद जो है बाजरा और रागी का नंबर आता है। तो एरिया में सबसे ज्यादा ज्वार पैदा होता है, लेकिन यील्ड की बात आएगी जब कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन सी क्रॉप है, तो रागी बोलिएगा। ये सब छोटे छोटे पैटर्न्स हैं, छोटे छोटे जो है वो इंटर रिलेशन हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए। तो ये 3 मिनट्स पढ़ लेंगे तो इसके अलावा आपको परेशानी उठाने की जरूरत नहीं, 3 मिनट्स आप खाली याद रखिएगा हल्का सा, तो आपको हो जाएगा। अब दालों की बात कर ली जाए, दाल आप जानते ही प्रोटीन प्रोटीन का सोर्स होता है। और दाल के बाद में एक और बता दें कि जो दलहन फसलें होती है ना, दलहन फसलों में ज्यादातर में एक बहुत ही विलक्षण चीज होती है, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जिसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, उसको हिंदी में जो भी कहते हैं जान लीजिएगा, नाइट्रोजन का जो है एटमॉस्फेयर से गजब चीज है ये, कि उनकी जो रूट्स होती है ना, जो जो जड़ें होती हैं दलहन फसलों की, उनकी जड़ों में जो है एक दूसरा टाइप का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, राइजोबियम जिसे कहा जाता है, वो आके जो है वो घर बना लेता है ऐसे समय। तो उन्हीं जड़ों में वो जो है छोटी छोटी गांठें बना लेता है, और उसका काम क्या होता है कि वो नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देता है, नाइट्रोजन जो है वो रिच कर देता है सॉइल को। तो इससे क्या समझने वाली बात है कि कोई भाई ऐसी फसल आपने उगाई हो, ध्यान से सुनिएगा बात, कोई ऐसी फसल आपने उगाई हो जिसने जमीन का सारा नाइट्रोजन खा लिया हो, खत्म कर दिया हो, साफ कर दिया हो, तो उसके बाद अगली फसल कौन सी उगानी चाहिए? दलहन फसल उगाइए, एग्जैक्टली। तो ये जो जो रोटेशन, क्रॉप रोटेशन इसको बोला जाता है दोस्तों। क्रॉप रोटेशन का यह अर्थ होता है कि फसलों का ऐसे चक्र चलाइए कि आपको ये ज्ञान हो
कि भाई इस फसल की रिक्वायरमेंट ये है, अगले वाली की रिक्वायरमेंट दूसरी है, तीसरे वाली की तीसरी है, तो इन्हीं 3 फसल को रोटेट करिए कि ऐसा ना हो कि जिस फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस ही चाहिए वही आप उगाते चले जा रहे हैं 4-5 साल, तो पता चला जमीन में से सब नाइट्रोजन फास्फोरस चला गया। दैट शुड नॉट बी द केस। तो क्रॉप रोटेशन का मुख्य जो एडवांटेज है, क्रॉप रोटेशन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन दोनों के एडवांटेज कि सॉइल के न्यूट्रिशन को, मृदा में जो तत्व पाए जाते हैं पोषक तत्व उनको संतुलित रखता है। ठीक है, ये क्रॉप रोटेशन कहलाता है, फसलों का चक्रीकरण ऐसा ही कुछ बोलते हो। तो वापस आ जाते हैं कि दालें जो है वो 11% एरिया में उगाई जाती है। ठीक है, तो यानी काफी ठीक ठाक है, अच्छा खासा उगती है दालें। और ये क्यों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है भारत की जनता के लिए, क्योंकि अब इसी को ना सोशियो इकोनॉमिक एंगल से देखिए आप लोग। देखिए भारत में बहुत सारी जनता जो है वो शाकाहारी है, आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हैं और प्योर वेजिटेरियन हैं, ऐसे लोग हैं। तो ऐसे में क्या है कि जो प्रोटीन का सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एनिमल प्रोटीन पर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, जो लोग, उनको वेजिटेबल प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो दालें जो है वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका उगाती हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि दाल जो है वेजिटेबल प्रोटीन का, यानी जो है प्रोटीन का शाकाहारी स्रोत बनकर सामने आती है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट। प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात मैंने आपको बता ही दी है, और इसलिए वो क्रॉप रोटेशन फसल के चक्रीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यहाँ तक कि एक बात और ध्यान आ रही है कि बहुत सारे ऐसे दलहन फसलें हैं, चरी नहीं उगा देते हैं। आपको याद होगा खेतों में चरी उगा दिया करते हैं, जो कैटल फॉडर के रूप में भी उनका इस्तेमाल होता है, यानी पशु पंक्षियों को पानी भूसा जो खिलाते हैं, चरी के लिए भी बहुत सारी दलहनें काम आ जाती है। अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण कौन है दालों में, आप जानते ही होंगे कि अरहर, चना, ये सबसे महत्वपूर्ण दालें हैं। ठीक है, अरहर और चना वगैरह। तो चना को अगर देखें तो 2/5 हिस्से में जितने में दालें उगती हैं, दालें कितने हिस्से में उगती हैं दोस्तों, अभी बताए थे 11% हिस्से में उगते हैं। उस 11% में 2/5 हिस्सा जितना है वो चना का है। ठीक है, टोटल एरिया दालों के अंदर जितना, उसका 2/5 चना है। इतनी महत्वपूर्ण फसल है। और जो है वो नॉर्थ इंडिया में अगर देखें, सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए तो वो रबी क्रॉप की तरह उगाई जाती है। ठीक है, रबी क्रॉप की तरह। और बाकी जगहों पर जो है वो खरीफ की तरह भी कहीं कहीं उगाया जा सकता है इसको। 10 सेंटीमीटर जैसा रेनफॉल इसको पूरे जाड़ा, याद रखिएगा रबी क्रॉप है, जाड़े में जो वर्षा होती है ना हल्की फुल्की, उतने में इसका काम हो जाता है चने का। इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। और अगर सॉइल टाइप का बात करिए तो चना जो है वो हल्का फुल्का दोमट मिट्टी हो जो है उसमें उसका काम हो जाता है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, सब पे उग जाता है। तो ठीक ठाक फसल है, मतलब काफी वैरायटी ऑफ जगहों पे हो जाती है। और इसको सिंचाई उचाई का जरूरत पड़ता नहीं, ज्यादातर जगहों पर क्या होता है कि वर्षा के जल से ही इसका काम हो जाया करता है, पानी वानी का उतना दिक्कत है नहीं। तो इसलिए चना जो है खूब अच्छे से, इसीलिए तो चना 2/5 भाग में उग रहा है। सिंपल सी बात है कि 5 भाग अगर है दाल तो उसमें से 2 भाग यही उग रहा है, इसीलिए तो, क्योंकि एक वैरायटी ऑफ सॉइल्स में उग जाता है, पानी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, इसलिए। ठीक है, और तूर है, उड़द है, ये सब भी अन्य दालें हैं, मूंग है, लेकिन ये सब बहुत कम है, इनका उतना प्रभुत्व नहीं है, इतना ज्यादा नहीं है। और ये खरीफ के रूप में, मुख्य रूप से खरीफ के रूप में उगाई जाती है। तो चना एक ऐसा है, कह लीजिए चने का कुछ वैरायटी है जो रबी भी उग जाता है, खरीफ भी उग जाता है। जबकि तुअर, अरहर जिसे कहते हैं, अरहर, मूंग, ठीक है, और ये उड़द, अरहर, मूंग और उड़द, ये सब खरीफ के रूप में उगाई जाती है। तो इस बात को ध्यान रखें। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए आ गया, देखिए भाई चना ऐसा फसल है जो रबी और कहीं रबी कहीं खरीफ उग सकता है, लेकिन बाकी जो दाल है अरहर, मूंग, उड़द, वो मुख्य रूप से खरीफी क्रॉप्स है। ये सब शार्प पॉइंट जो है इन्हें नहीं छोड़ना है, बाकी कुछ न याद रह पावे तो कोई बात नहीं। दालों का आपने समझ लिया, दालों के विषय में समझ लिया। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ जो है तिलहन फसल। तिलहन फसल में बताइए कि जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, ऐसे ही सोचते हैं कि तेल, कौन सी चीज का जो है तेल जो है वो उगता है सबसे ज्यादा। तेल जो है हम लोग तो जानते हैं, सिर्फ जो नॉर्थ इंडिया में इधर है हम लोग क्या है ज्यादातर सरसों वरसों ही देखते हैं, है ना। लेकिन एडिबल ऑयल्स की जब भी बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, मूंगफली का जो तेल है ना, मूंगफली का तेल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो प्रोडक्शन में है। तो मूंगफली का तेल हुआ, उसके बाद मस्टर्ड आता है, इस बात को जाने रहिएगा। तेल में अगर नाम लिया जाए, अलसी का तेल भी होता है, और अरंड समझते हैं ना, अरंड, रेड़ी, रेड़ी तेल जो, हाँ, कैस्टर जिसे बोलते हैं, कैस्टर ऑयल भी होता है। लेकिन इन जो कैटेगराइजेशन है, इस बात को खूब ध्यान से सुनिए, अनदर शार्प पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कैटेगराइजेशन के हिसाब से एडिबल और नॉन एडिबल, खाद्य और अखाद्य की बात की जाए
तो जो लिनसीड अलसी का तेल और कैस्टर ऑयल है उसे अखाद्य की श्रेणी में रखा गया है। हालांकि अलसी का तेल इस्तेमाल होता है कहीं पे, लेकिन जानने वाली बात है कि ये भी अखाद्य की श्रेणी में कुछ क्लासिफिकेशंस के अनुसार रखे गए हैं। तो मुख्य रूप से जानना आपको क्या है कि मूंगफली का तेल और सरसों का तेल, ये ठीक से समझ लेंगे तो काम हो जाएगा। और कोई तेल बताइए तो जरा, सरसों से मिलता जुलता। सोयाबीन का तेल। कोई और तेल तेल याद करके बताइए। अपने सर आसपास से सोयाबीन का तेल और सूरजमुखी का तेल। आपके जो जिसे कहते हैं डेली यूजेज का चीज हो। बार बार फोन आ रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। जितना भी देखिए, रेप सीड जो है ना, एक्चुअली अगर सच पूछे तो जो रेप, इसको अंग्रेजी में रेप सीड बोलते हैं। जो ग्रुप मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनको अंग्रेजी में जो है ना वो रेप सीड बोलते हैं, कहीं पे जो है कैनोला टाइप का बोलता है, इस तरह का उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है। ठीक है। जो मुख्य रूप से जो हमारे आपके काम की चीज है उसे मैंने आपको इसलिए हिंट भी दिया था कि जो है सरसों से मिलता जुलता। तो राई है ना, राई, इसे देखिए तो मतलब यूजेज के टर्म्स में देखिए तो रेपसीड एक बड़े ग्रुप का नाम है, लेकिन फिर भी हमारे पर्पस के लिए राई जो है, राई का आप ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल और राई का तेल बोलते हैं ना, तो ये दोनों जो है, राई हमारे यहाँ खाने में भी इस्तेमाल होती है, आप जानते हैं, डायरेक्ट जो है वो खाने के भी काम आती है, एक स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं आपको अभी बताऊं तो सब नंबर 1 पे मूंगफली का तेल याद रखिएगा, नंबर 2 पे राई का तेल, नंबर 3 पे मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, बस इतना ही दिमाग में रखना, इससे ज्यादा परेशान नहीं होना। और कैस्टर ऑयल वगैरह जो है वो खाद्य तेल नहीं है। ठीक है। एक और इनका जो है सदुपयोग क्या होता है, खली, खली जानते हैं आप लोग, खली ऑयल केक। जब यस जो सर। लोग तेल पेरावे गांव में जो लोग तेल पेराने जाते थे तो तेल एक तरफ हो जाता था और मशीन में से खली निकलती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंस है, कोई गांव वाले सब जानते होंगे कि ये खली जो है, खली का ऐसे 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 करके सानी भूसी में दिया नहीं जाता था, अपने पशुओं को भी दिया जाता था। ठीक है। उसका भी सबसे गाय महत्वपूर्ण, गाय बहुत भैंसों को न्यूट्रिशियस खिलाते होता हैं है सर। उनके कैटल के लिए। तो वो भी उसके लिए भी एक्चुअली होता क्या था कि नहीं खाते रहे, जब गाय गोरू नहीं कुछ खा रहा हो सानी भूसी ठीक से, उसमें ये मिला दीजिए तो फिर वो खाने लगता है खूब अच्छे से चाव से, तो उसको टेस्टी भी लगता है और न्यूट्रिशियस भी होता है। ठीक है। ग्राउंड नट के बारे में एक चीज महत्वपूर्ण बताने जा रहा हूँ, मूंगफली के बारे में महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि उड़ीसा और साउथ में, उड़ीसा में और साउथ में रबी के रूप में भी ये रबी के रूप में ग्रो होती है, रबी क्रॉप के रूप में। और रेस्ट ऑफ इंडिया में खरीफ के रूप। एक और चौंका देने वाली चीज, इसे भी नोट दिमाग में रखिएगा कि मूंगफली भी है थोड़ा इधर उधर वाली। ठीक है। तो ज्वार हो गया, ठीक है, एक ज्वार हो गया, एक चना हो गया और एक मूंगफली, ये तीनों जो है रबी खरीफ दोनों में कहीं कहीं उगाई जाती है, ध्यान रखिएगा इसको। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं क्या है, जबरदस्त मूंगफली क्यों इतना पॉपुलर हो गया। इसमें लगभग, चलिए 50 नहीं कहूंगा, लेकिन 40 से ऊपर परसेंट, 40% से ज्यादा इसके वेट का ऑयल होता है। तो ऑयल कंटेंट, ऑयल का जो प्रतिशत है तेल का, वो बहुत ज्यादा होता है मूंगफली में, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। और इसका मुख्य उपयोग क्या होता है, हाइड्रोजनेटेड ऑयल जानते हैं ना, तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल का निर्माण करने में जो है, हाइड्रोजनीकृत जो तेल है उसका निर्माण करने में इसका ज्यादातर मूंगफली का जो है वो इस्तेमाल हो जाता है। हालांकि कहीं कहीं जहां पर इसकी पैदावार अधिक है वहां पर इसको कुकिंग मीडियम के रूप में, खाना बनाने के माध्यम के रूप में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि, एक अच्छी बात बताता हूँ, एक बुरी बात। अच्छी बात यह है कि ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों तरह के क्लाइमेट में, इसीलिए इंडिया का पूरा एक्सपेंस कर्क रेखा के नीचे, कर्क रेखा के ऊपर और सब जगह पे आप देखेंगे ये अच्छे से उगता है, उगाया जा सकता है। लेकिन एक ही शर्त है बस, कि भाई पाला नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा, मूंगफली में, ज्यादातर फसलों में ऐसा ही है, लेकिन मूंगफली में स्पेशली देखिए कि जरा भी फ्रॉस्ट होगा उसके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, मूंगफली का दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। और थोड़ा बहुत रेनफॉल हो जाए 50 से 100 सेंटीमीटर एंड दैट्स एनफ, दैट्स फाइन। बहुत सारी बलुई बलुई दोमट दोमट ऐसे किसी भी सॉइल में उग सकता है। थोड़ी भुरभुरी होनी चाहिए मिट्टी। क्यों, अब मैं बताता हूँ आपको, मजे की बात सुनिए आप। भुरभुरी मिट्टी क्यों होनी चाहिए, मैं आपको एक, अगर मिल जाए तो देखते हैं, गूगल में एक चीज करके दिखाता हूँ, स्क्रीन आपको दिख ही रही होगी, तो एक गूगल का ट्राई करते हैं और अगर दिख जाए तो मजा आ जाए। अभी आपको इसका रिलेवेंस भी पता चलेगा कि
मेमोरी एक्चुअली मेमोराइज करना आसान होता है अगर पिक्टोग्राफिकली देख लीजिए तो मुझे पहले करके देख लेना चाहिए, फिर भी ट्राई करते हैं। अगर दिख जाए तो बहुत अच्छा, आप लोगों को भी मेरी उम्मीद है दिखता होगा। ये टाइम लैप्स वीडियो है, हाँ इसी का। अच्छा ये 3 मिनट का है, ग्राउंड नट का मैं ढूंढ रहा था, ग्राउंड नट अगर मिल जाए तो। वीडियो नहीं मिला तो इमेजेस में हमारा काम हो जाएगा, परेशान मत होइए। ठीक है, ये कई बात मतलब है, हम लोगों का नॉमेनक्लेचर अलग है, कई बार वैरायटीज वो अलग होती हैं, तो मैं चाहता था कि ऐसा टाइम लैप्स दिखे कि आपका काम हो जाए, लेकिन ट्राई करते हैं। हमारा उससे मतलब है जो कि अंदर जो है ना वो उगा देता है। हाँ अगर हो सकता है काम हो जाए, ध्यान से देखिएगा। जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आएगी। ये टाइम लैप्स वीडियो है दरअसल। ये देखिए फूल हुआ, फूल पैदा हुआ, ठीक है। फिर ये मूंगफली में जो है ये बदल जाएगा, फली आ जाएगी, इसमें फली जैसा आ जाएगा। अभी फ्लावरिंग चल रही है अभी। अब इस, हाँ ये देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं ये। इसमें अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी मैं आपको डायग्राम से बता दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं। ये जो नीचे का पार्ट है दोस्तों, इसमें एक जबरदस्त चीज मूंगफली में होती है, जब वो फल फल आ जाते हैं ना उसमें, इस वीडियो में नहीं भी हो तो भी जान लीजिए, फल जब आ जाते हैं उसमें, तो एक गजब चीज होती है, वो ये है कि वो इस प्रकार से वो ग्रो करता है, तना उसका ग्रो करता है कि वो जो फल है ना उसे फिर नीचे की तरफ मिट्टी में दबा देता है। ये इस डायग्राम से आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये वही है ना, जैसे ही फल लगा, जब उसमें फल आ जाते हैं तो वो ग्रो करके नीचे मिट्टी के अंदर दबा देता है उसे। इसीलिए अगर थोड़ी सी भुरभुरी मिट्टी हो, समझ गए ना आप, मिट्टी भुरभुरी होगी तो आसानी से वो फिर उसे उसमें दफन कर ले जाएगा, दबा ले जाएगा। ये इसके पीछे जो है वो कारण है, मैं आपको जो बता रहा था। तो मूंगफली में एक ये बात ध्यान रखिएगा कि फ्रूट जो है वो राइपन होने के बाद, पकने के बाद जो है उसे अंदर की तरफ दबा देता है, बात को जाने रहिएगा। कौन अब इसमें इंडिया में नंबर 1 कौन, नंबर 2 कौन है, ये सब आप देख लीजिएगा। और इस प्रकार से बस ये ध्यान रखिएगा कि गुजरात जो है, तमिलनाडु और तेलंगाना जो है, ये सब बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं ग्राउंड नट पे यहाँ पर, क्योंकि वही जो इम्पोर्टेंट जो कंडीशंस हैं वो सारी वहाँ पर पाई जाती है। अब आपका काम एक छोटा सा मैं आपको बता रहा हूँ कि मस्टर्ड और सोयाबीन, सोयाबीन स्पेशली पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। सोयाबीन ठीक से पढ़ लीजिएगा, दलहन में जब बात आती है तो सोयाबीन एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाती है, तो वो जाने रहिएगा। ये बात हो गई। आपको मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा अगर कि आपको पढ़ना कैसे है, तो आपको इजी रहेगा। आपको सिर्फ 5-5 6-6 पॉइंट निकालने हैं, बस ज्यादा परेशान नहीं होना है। 5-5 6-6 पॉइंट निकालने हैं, पैरामीटर्स निकालने हैं, और उसके आधार पर सारी क्रॉप्स को पढ़ डालना है। मैं आपकी जगह होता तो मैं बता, देखिए क्या करता, अगर मुझे पढ़ना होता तो मैं क्या करता, मैं इसको कुछ ऐसा बनाता। देखिए मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं एक टेबल बनाता। टेबल कैसे बनाता, इस प्रकार की एक टेबल बना देता मैं। पहला हो जाता, पहली टेबल बनाता फूड क्रॉप्स की, उसमें लिखना, नाम लिख देता, ठीक है। फिर देखता यहाँ किस तरह का जो है टेम्परेचर चाहिए, किस तरह कितना पानी चाहिए, कितना सॉइल चाहिए, और यहाँ लिख देता कि कौन कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जो कोई, या ऐसे लिख देता कि रिमार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में क्या है। और फिर एक और लगा के कॉलम में इसमें लिख देता है कि कौन कौन से स्टेट्स, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, इंडिया में, वर्ल्ड में कौन और इंडिया में कौन, दैट्स ऑल। क्योंकि समझ तो अब चुके ही हैं, अब रटने की जरूरत नहीं है, समझ तो गए ही हैं। तो सिर्फ एक टेबल बना लीजिए और आपका काम हो जाएगा। सर अब वो जो कॉमर्शियल मूंगफली में, क्रॉप्स की एक नजर देख लीजिए, एक झटके में कॉमर्शियल क्रॉप्स को अगर देखना चाहें कि कौन सी कॉमर्शियल जी क्रॉप जी, कहाँ उगती है, तो साफ साफ देख लीजिए। शुगर केन जो हरे इसे दिखाया गया एरिया है, ये शुगर केन का एरिया है, ठीक है। जितना भी दिखाया जा रहा है, ये हो गया छोटा सा, ये हो गया उत्तर प्रदेश पंजाब है ही, ठीक है। और ये वाला एरिया हो गया। और अब साउथ की तरफ भी गन्ना जो है वो काफी समय से फैल गया है।
ठीक है। आप जानते हैं कॉटन देख ही रहे हैं, कॉटन यहाँ 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 सब जगह कॉटन उग रहा है, ठीक है। ये कॉटन के बहुतायत वाले क्षेत्र हैं, बहुत मिलते हैं। जूट, जूट का एरिया आप ये देख ही रहे हैं, जूट का एरिया हो गया। चाय कॉफी यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ पे चाय कॉफी पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉमर्शियल क्रॉप्स का एक ओवरव्यू हो गया कॉटन के बारे में। चलिए कॉटन से शुरू करते हैं जल्दी से, कॉटन से शुरू करके जूट कॉटन, सर एक क्वेश्चन पूछा था। कॉटन का एक एग्जांपल ले लीजिए। ये देखिए कॉटन वाले एरियाज, ऐसा क्यों है कि सारा कॉटन यहीं पैदा हुआ जा रहा है? अब आप जानते हैं, आप फटाक से जो है उसका तो तुरंत उसका लॉजिक आप बता सकते हैं कि भाई सर ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक सॉइल वाला एक क्रॉप है, काली मिट्टी में ये पैदा होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा है। यही एरिया है, डेक्कन, डेक्कन वाला पूरा ट्रैप का ये एरिया है, ठीक। सिंपल सी बात हो गई। गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब सारे एरिया हो गए कॉटन में, ठीक है। तो एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, आप जानते हैं खरीफ, खरीफ में उगती है, खरीफ सीजन में। कॉटन के बारे में आपको बता दूं कि अक्टूबर, यानी जिस समय आप ऐसा समझिए, इसको ऐसे समझिए, दो महत्वपूर्ण बातें इसका ध्यान रखिएगा कॉटन के बारे में। मॉइस्चर को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये है कि कॉटन को जड़ के, जमीन के नीचे तो मॉइस्चर थोड़ा बहुत चाहिए होता है जब वो ग्रो कर रहा हो, लेकिन जब अपने ग्रोथ में आ गया हो तब उसको ऊपर एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर नहीं चाहिए, वो नहीं टॉलरेट कर सकता है, ठीक है। इसलिए कॉटन के लिए, इसीलिए ब्लैक सॉइल अच्छी होती है कि वो थोड़ा बहुत मॉइस्चर रिटेन रखती है अंदर, जड़ों के लिए तो रिटेन रखती है, जब बाहर सूखा हो जाए तब भी अंदर थोड़ा मॉइस्चर बना रहता है। और क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉटन फूटता है ना, फूटता है, उसके लिए ये ठीक नहीं है अगर पानी वानी बरस गया उस समय, तो आपको ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ग्रोथ के लिए, कॉटन की ग्रोथ के लिए ऐसा देखा गया है कि 200 दिन बढ़िया क्लाइमेट होना चाहिए, जिसमें बहुत हैवी रेनफॉल या बहुत फ्रॉस्ट या पाला, जिसे पाला वाला ना पड़े, 200 दिन हो जाए, 200 दिन उसके निकल जाए तो ग्रोथ उसकी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि ब्लैक सॉइल इसकी मेन सॉइल है, लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी जगह नहीं ग्रो करता है, बाकी जगह भी ग्रो कर सकता है, ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छे से ग्रो करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसकी प्रोसेसिंग के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मैं नहीं पढ़ाना चाहता, प्रोसेसिंग छोटा सा ही है, उसको पढ़ लीजिएगा कि कैसे गिनिंग होती है। तो उसकी जिनिंग कर देते हैं, उसके फाइबर को अलग करते हैं, सीड और फाइबर को अलग कर देते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर उसकी क्लीनिंग की जाती है कि कोई फॉरेन मटेरियल नहीं हो, फिर उसके बेल्स बन जाते हैं, ठीक है। उसका बंडल्स आपने बेल्स बना लिए, और फिर उसको स्पिंडल में जो है उसके कतली जैसा जो स्पिंडल में उसको वो कर देते हैं, और जो बनता है प्रोडक्ट लास्ट में, जो धागा बन के आता है, छोटे छोटे जो धागे बनते हैं उनको यार्न, उसी को कॉटन यार्न बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग तरह की वैरायटीज इसमें पाई जाती हैं। वो मैं एक चीज मैं आपको बताना चाहता था, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी में तो अच्छी दी ही हुई हैं, लेकिन मैं स्पेशली ये पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है उसके अनुसार, जो ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाला पार्ट है ना, इंडिया का जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं, वो यदि आप आईसीएससी की किताब से पढ़ें तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। एक स्पेशल पॉइंट है, मैंने सोचा आपको बता दें। ये जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर वगैरह का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत अच्छे से दिया हुआ है आईसीएससी में। ये मेरा मानना है कि वहां से ज्यादा बेटर आप पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं ज्यादा आपको नहीं करना चाहता, इसमें चाय और कॉफी इन सब के जो है 5-5, 10-10 पॉइंट आपको जानने हैं। जैसे चाय कॉफी में आप जानते हैं कि चाय के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि पानी उसको खूब चाहिए होता है। अगर समतल कर देंगे, और ये मान लीजिए चाय का पौधा है, अगर समतल रहेगा तो पानी तो खूब उसको चाहिए, ये तो यहाँ जमा हो जाएगा, और जो है पानी, जमे हुए पानी में चाय ग्रो नहीं कर सकते। इसीलिए स्लोप्स, अगर स्लोप हो, ढलान हो, तो पानी का पानी भी मिल गया और पानी रुका भी नहीं। चाय कॉफी दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसी प्रकार कॉफी में देखेंगे तो कॉफी में जो है वो डायरेक्ट सनलाइट को लेकर इशू होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट सनलाइट को नहीं पड़ना चाहिए, या तो शेड क्रॉप जिसे कहते हैं, तो छाया, छाया करने के लिए क्या कर देते हैं, उनमें ऐसे जो है पौधे लगा देते हैं, जो कि बीच बीच में जो है उसमें ऐसे पौधे, ऐसे बड़े पेड़ लगा देते हैं जो कि उनको छाया दे सकें, ठीक है। जैसे कटहल का पेड़ लगा दिया, सिल्वर ओक होता है वो लगा दिया, तो उससे छाया उनको मिल जाती है। कॉफी में एकदम, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, स्पेशल पॉइंट है ये, चाय और कॉफी की जो वैरायटीज प्रचलन में है वो थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए कि भाई ग्रीन टी क्या होता है। मैं बता देता हूँ आपको, चलिए आपको ऐसे बताता चलता हूँ कि ग्रीन टी क्या होता है और जो है ब्लैक टी क्या होती है, ये आपको थोड़ा अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये आईसीएससी वगैरह में दिया हुआ है चीज से, ठीक है। चाय तो पत्ती तोड़ा गया, आपने पत्ती तोड़ा, आपने चाय से पत्ती अलग किया, उसके बाद उसको ड्राई, सुखाया, क्रश किया,
और फिर उसको फर्मेंटेशन कर दिया, ठीक है, फर्मेंट होने दिया, ठीक है। ये जो प्रोसेस अगर ऐसे करते हैं, तोड़ा, सुखाया, क्रश किया और फर्मेंटेशन के लिए डाल दिया, तो जो चाय बनेगी वो ब्लैक टी हो गई, जो इंडिया में हम लोग ब्लैक टी जो आती है, ठीक है। अगर जो है उसको सूरज में नहीं सुखा के, सूरज के रोशनी में नहीं सुखा के ओवेंस में सुखाया जाए, ठीक है, ओवेंस में, ओवन माइक्रोवेव ओवन सुना होगा आपने, वैसे ही ओवेंस में सुखाया जाए। और दूसरी बात यह है कि उसको फर्मेंटेशन ना होने दिया जाए, यानी फर्मेंट ना हो, उसमें माइक्रोब्स का जो एक्शन है वो ना होने दिया जाए, वैसा का वैसा उसे रख दिया जाए, ठीक है। जो जो हरी पत्तियां हैं वो हरी पत्तियों के रूप में ही वैसे ही ट्विस्ट करके वैसे ही रह जाए, ठीक है। और गर्म करके उनको रोल कर दिया जाए, तो ग्रीन ग्रीन टी बन जाती है, ठीक है। चाइना में वगैरह में जो ग्रीन टी पॉपुलर है। तीसरी होती है उलोंग चाय। उलोंग चाय क्या होती है कि पार्शियल ड्राइंग और पार्शियल फर्मेंटिंग हो, ड्राइंग भी थोड़ी कम हो और ब्लैक टी से कम हो ड्राइंग, और फर्मेंटिंग भी उसकी कम हो। सेमी फर्मेंटेड, एक लाइन में समझ लीजिए, अर्थ सेमी फर्मेंटेड हो, ठीक है, उसका फर्मेंटेशन जो है पूरा नहीं हो, तो उलोंग टी बनती है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वगैरह में बहुत पॉपुलर चाय है, ठीक है। ब्रिक टी एक आती है कि पूरा चायवा जो है, मतलब वो इंफीरियर क्वालिटी का होता है दरअसल, तो चाय को जो है वो टुकड़ा टुकड़ा सब है, उसको कंप्रेस करके जो है ब्लॉक्स बना देते हैं, वो ब्लॉक्स के रूप में जो है वो निर्यात होती है। उस प्रकार की जो चाय होती है उसको ब्रिक टी कहते हैं, ईटा ईटा जैसा, ब्लॉक्स जैसा जो चाय हो, ठीक है, वो बहुत अच्छे क्वालिटी की नहीं है। तो रशिया और तिब्बत वगैरह के इलाके में इस तरह की चाय जो है वो पॉपुलर है, याद रखिएगा। ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, उलोंग टी हो गया, ब्रिक टी हो गया। फिर से बता देता हूँ, ब्लैक टी हो गया कि चाय की पत्ती तोड़ी गई, उसको क्रश किया गया, सुखाया गया, फिर क्रश किया गया और फिर पूरा फर्मेंट करा दिया गया, ब्लैक टी हो गया। तोड़ा गया चाय की पत्ती, लेकिन धूप में नहीं सुखाया गया, ओवन में सुखाया और उसको फर्मेंटेशन नहीं होने दिया गया, ग्रीन टी हो गया, ठीक है। फर्मेंटेशन कम करवाया, उलोंग टी हो गया। और जो बचा खुचा वाला टाइप का चाय है जो इंफीरियर क्वालिटी का है, वो ब्रिक टी कहलाता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट थोड़ा आपको जानना पड़ेगा, तब जो है वो क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। कॉफी के रूप में, कॉफी का जो कौन सा तीन चार वैरायटी जो तीन फेमस है, वो एक रोबस्टा होता है, रोबस्टा, एक लाइबेरिका होता है, और एक तीसरा होता है जो सबसे फेमस है, अरेबिका, ठीक है। तीन प्रजातियां होती हैं, तीन वैरायटीज होती हैं, तीनों जो है वो जो है रोबस्टा, लाइबेरिका और अरेबिका। जो सबसे फाइनेस्ट कॉफी जो मानी जाती है वो अरेबिका मानी जाती है। ये सब मैं, आप चाहें तो जो मैंने नोट्स बनाया है वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज के लिए आपको जो है वो करता हूँ, एक्सहॉर्ट करता हूँ कि आपको यह वाला पार्ट आईसीएससी की किताब से पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर आपको जरूरत है, आप कहेंगे तो मैं स्कैन करके अपने में से जो मैंने पढ़ाई की है, अंडरलाइन भी है, वो मैं स्कैन करके आपको दूँ, तो आप उससे पढ़ सकेंगे। तो जो है कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, यही क्षेत्रीय कॉफी के ये नंबर 1 है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि चाय कहाँ पैदा होती है, और उनका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि कौन सी वैरायटी कहाँ पाई जाती है, ठीक है। ये चीज आप चाय और कॉफी के बारे में आपने जान लिया। तो रबर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको एक वापस ओवरव्यू बता देता हूँ। फूड क्रॉप्स आपने पढ़ लिया, उसके बाद क्या पढ़ लीजिए, दल फूड क्रॉप्स में ही विशेष रूप से तिलहन, तिलहन की फसल, मूंगफली आपने पढ़ लिया, सोयाबीन आप पढ़ लीजिएगा। अगली बात क्या है, कॉटन और शुगर केन। शुगर केन बहुत जरूरी है पढ़ना आपके लिए। शुगर केन में हल्का सा आपको बता भी देता हूँ, 2 ही मिनट लगेगा। शुगर केन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम जानते ही हैं कि उसका प्रोडक्शन, सबसे पहली बात शुगर केन में जानने वाली ये है कि इसका शेयर जो है एरिया में थोड़ा घटा है। आप देखेंगे जो चार्ट पहले डिस्कस हुआ था, तो आपको पता चल जाएगा कि एरिया थोड़ा घट गया है, ठीक है। शुगर केन कहीं दिखता है क्या? ये शुगर केन आपके सामने है, ये देखिए। शुगर केन के बारे में जल्दी से बता देता हूँ, 2 मिनट का समय है हमारे पास, उसमें जल्दी से जान लीजिए। ये भी ट्रॉपिकल ग्रास है, एक्चुअली एक तरह की घास है। और इसमें जानने वाली बात क्या है कि वैल्यू के टर्म्स में देखिए तो जितनी कैश क्रॉप्स हैं उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो है वो कैश क्रॉप जो है उसका कैश इंटेंसिव है, वैल्यू के टर्म्स में बहुत ज्यादा पैसा देता है, ठीक है। फिर जो है आप जानते हैं थोड़ा बहुत जाड़ा उसको चाहिए, थोड़ा बहुत ठंडक वगैरह चाहिए, लेकिन फ्रॉस्ट पाला नहीं पड़ना चाहिए शुगर केन के लिए, इतना तो आप सब जानते होंगे, ठीक है। अगर पानी ज्यादा बरस गया, इसी प्रकार पानी अधिक बरस गया, तो इसमें जो चीनी का कंटेंट है, चीनी का वो गिर जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत कम हो जाए पानी, तो फिर जो है वो होगा, वो फाइबर ज्यादा हो जाएगा और चीनी और उसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। तो इसीलिए इसको मॉडरेट रेनफॉल जो है वो चाहिए होता है। मुख्य रूप से इसको कहाँ उगाया जाता है, अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं जो देखता हूँ, अगर इसी में देख लीजिए तो गंगा, जो गंगा सतलुज का मैदान है, एक एरिया वो हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया जो ब्लैक सॉइल वाला एरिया है, ठीक है, वो एरिया होगा। और तीसरा एरिया जो है वो कोस्ट पे, कृष्णा कृष्णा वाला जो एरिया, कृष्णा नदी का जो डेल्टा वाला एरिया है, कोस्टल एरिया है,
और जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है, ये सारे तमिलनाडु है, यहाँ पर जो है वो मुख्य रूप से उगाया जाता है। जब आप मेंस की तैयारी कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्यों धीरे धीरे शिफ्ट हो गई है। अभी वो काम का नहीं है, इसलिए अभी नहीं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शुगर का सबसे ज्यादा एक्यूमुलेशन जड़ की तरफ होता है, ये आप जानते ही हैं, सबसे ज्यादा जड़ में होता है, ठीक है। साउथ इंडिया में, ये क्वेश्चन जरूर जान लीजिए कि साउथ इंडिया में शुगर केन की जो है वो अच्छी क्रॉप क्यों होने लगी है, क्यों उधर चला गया। तो उसका कारण ये है, मैं आपको बता देता हूँ। वहां को जो टेम्परेचर है ना, वहां पर टेम्परेचर जो है, वहां पर लू नहीं है, लू लू का खतरा नहीं है, पाला पड़ने का खतरा नहीं है, टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, इसलिए वहां पर जो है वो शुगर केन जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे यहाँ क्या है कि जो उसके सीजन में होगा, दूसरे बाकी समय जो चीनी मिल बंद रहेगी, यही होता है ना, चीनी मिल बंद रहती है, फिर वहां पर जो है थ्रू आउट जो है वो अच्छा प्रोडक्शन हो जाता है। समय से लॉजिस्टिक्स अच्छा है तो टाइम से पहुंच जाता है, क्योंकि 24 घंटे में नहीं तो वो खराब हो जाता है, मतलब चीनी कम होने लगती है काटने के बाद। तो लॉजिस्टिक्स वगैरह के तहत साउथ इंडिया में अच्छा प्रोडक्शन है। अब हम फिर से लॉग इन करेंगे लास्ट, और उसमें प्रीलिम्स के मैं क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके दिखा देता हूँ।